हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइस से संबंधित कुछ रूल्स हमने पहली वीडियो में कवर किए थे। पहली वीडियो में हमने टेंस से संबंधित कुछ रूल्स कवर किए थे और इस वीडियो में हम कुछ रूल्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। यदि किसी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब का यूज हुआ हो तब उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहले मॉडल वर्ब्स की बात कर लेते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड और मस्ट। यदि इन मॉडल वर्ब्स का यूज किसी भी सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में हुआ हो तो हम उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी मॉडल वर्ब्स आएगी। मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनके पैसिव कैसे बनाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल ही है कि सबसे शुरू में हम क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब इसमें दी हुई है वही मॉडल वर्ब इसमें यूज करना है और बस उसके बाद क्या जोड़ देना है हमें, बी। याद रखना, उसके बाद केवल बी जुड़ेगा। जैसे मॉडल वर्ब में यदि कैन का यूज किया गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, कैन बी। आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। उसके बाद बाय सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन का यूज हुआ है, यानी कि मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। और मॉडल वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में। अब इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। आगे वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। ये हमारा एक्टिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो आरंभ में आया है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, द एल्डर्स, और शुड का क्या कर देंगे, शुड का कर देंगे शुड बी, रेस्पेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट देखिए, यू मे गेट फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास को हम आरंभ में लाएंगे, उसके बाद मे का क्या कर देंगे, मे बी, और मे बी के बाद गेट की थर्ड फॉर्म गॉट बाय यू। तो इसका क्या बन गया, फर्स्ट क्लास मे बी गॉट बाय यू। ये थे हमारे मॉडल वर्ब से संबंधित रूल। नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। यदि कोई सेंटेंस हु से आरंभ हो, वैसे तो हु को हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, बट और सारे क्वेश्चन वर्ड्स की जो पैसिव वॉइस बनती है वो नॉर्मल टेंसेस के अनुसार बनती है, लेकिन हु की कुछ अलग बनती हैं। वो कैसे बनती है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। यदि कोई एक्टिव सेंटेंस हु से आरंभ हुआ है तब पैसिव वॉइस में सबसे शुरू में हम बाय हुम का यूज करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो ये हेल्पिंग वर्ब होगी वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, न कि बाय हुम के अकॉर्डिंग, प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पे ही हमें अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि उसके बाद बाय सब्जेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाय का यूज हमने आरंभ में ही कर लिया है और हु खुद सब्जेक्ट होता है, इसलिए बाय हुम एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु बीट्स यू। सेंटेंस किस चीज से शुरू हुआ है, हु से। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, देखिए बाय होम। हु के स्थान पे क्या हुआ, बाय होम। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, यू के अकॉर्डिंग। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज एम आर का यूज होगा तो हु के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां वर्ब क्या थी, बीट, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन। क्लियर। नेक्स्ट, हु इज कॉलिंग यू। हु इज कॉलिंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कैसे बनाएंगे, बाय हुम
बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, यू के। तो आर, यू, फिर बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। लेकिन हम हुम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे वो पूरा नहीं करेंगे, जैसे आर बीइंग को एक साथ यूज नहीं करेंगे, आधा ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा, आधा ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे आर ऑब्जेक्ट से पहले आएगा आर यू, फिर आएगा बीइंग, प्लस थर्ड फॉर्म पे खत्म करना है कॉल्ड। तो ये क्या हो गया हमारा। नेक्स्ट चलिए, हु कैन प्ले चेस, एक्टिव है, पैसिव कैसे बनाएंगे, ये मॉडल वर्ब का है, याद रखना। हु वाले सेंटेंस चाहे वो मॉडल वर्ब के हो चाहे वो टेंस के हो, वो बनेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर समझाया है। बाय होम शुरू में आएगा, फिर कैन, फिर ऑब्जेक्ट हमारा चेस, उसके बाद बी। जैसे कि ऊपर आया था आर और बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट आया था, इसी तरह कैन और बी के बीच में क्या है, चेस, प्लेड, थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा बाय होम कैन चेस बी प्लेड। ये थे हमारे हु वाले सेंटेंसेस के रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा है टू ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यानी कि लिविंग बीइंग, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यानी कि नॉन लिविंग। अब उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उनकी पैसिव वॉइस दो तरीके से बनाते हैं। कैसे, देख लीजिए एग्जांपल, हु टीचेस यू इंग्लिश। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, भाई हु वाले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, हु वाले किससे बनते हैं, बाय हुम। पहले हम इसको लेके चल रहे हैं यू से, बाय हुम आर यू, क्लियर। आर आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद यू आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद टॉट। अब हमारा जो एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसको हम कहां पे करेंगे यूज, मेन वर्ब के तुरंत बाद। तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, क्लियर। या फिर इसको ऐसे बना लीजिए, बाय होम इंग्लिश से बना के चल रहे हैं, उसकी तो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के लिए क्या आएगी, इज इंग्लिश टॉट टू यू, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। इस वाले सेंटेंस में एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यदि हम लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करते हैं तो इससे पहले टू का यूज अवश्य करेंगे, क्लियर। आगे चलिए, माई टीचर गेव मी अ पेन। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ पेन। कैसे बनाएंगे, पहले लेके चलते हैं आई से, यानी कि मी से बनाएंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई पास्ट इंडेफिनिट है, गेव सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय मी, आई वॉज गिवन अ पेन बाय माई टीचर, आई वॉज गिवन अ पेन बाय माई टीचर, क्लियर। अब इसी को हम अ पेन से भी बना सकते हैं, अ पेन वॉज गिवन टू मी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि हम लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट का यूज लास्ट में करते हैं तो उससे पहले टू का यूज अवश्य करेंगे, बाय माई टीचर। तो ये हुए हमारे टू ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। नेक्स्ट रूल हमारा इंपेरेटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। इंपेरेटिव वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं या फिर डोंट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। अब इंपेरेटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस दो तरीके से बनती है। सबसे पहला, यदि इंपेरेटिव वाक्यों में ऑब्जेक्ट दिया हो तब। इंपेरेटिव वाक्यों में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कभी नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। यदि इंपेरेटिव वाक्यों में ऑब्जेक्ट है तब उस वाक्य की पैसिव वॉइस इस प्रकार बनेगी। स्ट्रक्चर देख लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट है तब ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म पर ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। या फिर ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्लियर। याद रखना, यहीं पे ये सेंटेंस खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, ओपन द डोर,
पहले लेट से बनाते हैं। लेट द डोर बी ओपन्ड। लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, और उसके बाद बी आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? या फिर इसको ऐसे बना लीजिए, द डोर शुड बी ओपन्ड। द डोर शुड बी ओपन्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रूल हमारा, यदि इंपेरेटिव वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तब ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, यदि उन वाक्यों में आदेश दिया गया हो तब यू आर ऑर्डर्ड टू का यूज करेंगे, प्लस जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको आगे लिख देंगे। यदि प्रार्थना की गई है तब यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस। यदि सलाह दी गई है तब यू आर एडवाइज्ड टू प्लस सेंटेंस। और यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, डोंट से शुरू है या नेवर से शुरू है, तब उसको यू आर फॉरबेड टू प्लस सेंटेंस। और नोट का यूज नहीं करते क्योंकि फॉरबेड में ही नोट का भाव छिपा हुआ होता है। अब एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज कम हियर। इस सेंटेंस में देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर हियर जो है वो एडवर्ब है। तो कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह तो यहां पर रिक्वेस्टेड ही आ गया, उसके बाद क्या बचा? कम हियर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट, लेट मी गो। इस सेंटेंस में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर लेट के बाद मी जो है वो सब्जेक्ट है। लेट वाले सेंटेंसेस भी इंपेरेटिव में ही इंक्लूड होते हैं और लेट के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज किया जाता है। तो लेट मी गो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो। ऐसे सेंटेंसेस में लेट को भी हम नहीं हटाएंगे, बस उससे पहले रिक्वेस्टेड का यूज करना होता है, क्योंकि लेट वाले वाक्यों में हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट मी प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब आप ये मत कहना कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां से आया? मी। इसमें कहां से आया मी? जबकि मैंने आपको यह बताया था कि इंपेरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। मैंने आपको यह भी बताया कि लेट वाले सेंटेंसेस भी हम किस चीज में इंक्लूड करते हैं? इंपेरेटिव वाक्यों में ही इंक्लूड करते हैं। तो लेट वाले वाक्य, भले ही लेट वाले वाक्यों में सब्जेक्ट हो, लेकिन वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा, इसलिए लेट वाले वाक्यों को हम इंपेरेटिव वाक्यों के जो रूल्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब इस वाक्य में देख लीजिए, इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको कैसे बनाएंगे? यदि किसी इंपेरेटिव वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तब उसके मैंने दो रूल बताए थे। पहला रूल लेट से, कैसे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट प्लस बी, बी आ गया, लेट क्रिकेट बी, प्लस थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद बाय मी आ जाएगा क्योंकि यहां पे मी सब्जेक्ट है। या फिर इसको ऐसे भी बना लेंगे, क्रिकेट शुड बी। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने शुड बी का यूज कहा था, तो क्रिकेट शुड बी और फिर थर्ड फॉर्म प्लेड और बाय मी। तो ये थे हमारे इंपेरेटिव वाक्य। इंपेरेटिव वाक्य हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो पैसिव वॉइस के बाकी के रूल बचे हुए हैं वो मैं लेकर आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।